हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो हमारा ये जो एपिसोड आ गया ना, इन एपिसोड्स की काउंटिंग खुद करना। अब मैं नहीं बताऊंगी कौन सा एपिसोड है। और ये देखो ऊपर बता दिया है, चल क्या रहा है, सीपीसी की कहानी अंजलि मैम की जुबानी। ठीक है, इसको भी बार बार नहीं बताऊंगी, कहानी आपको पता ही है। कहानी के कैरेक्टर कौन चल रहे हैं, याद आया आपको? भाई एक नीटू है, एक टीटू है, एक लैंड है जिसपे डिस्प्यूट है, राइट। तो अब हम प्लेंट टीटू नीटू करेंगे ना कुछ। एक कहेगा कि नहीं, दूसरा कहेगा नहीं है ऐसा। तो जो टीटू है ना, उसने प्लेंट तैयार कर ली है, प्लेंट उसने कोर्ट में डाल दी है। नाउ क्या क्या हो सकता है टीटू की प्लेंट के साथ? देखो, प्लेंट का रिजेक्शन हो सकता है, प्लेंट का रिटर्न हो सकता है, राइट, और एडमिशन ऑफ प्लेंट। यानी कोई भी सिचुएशन हो, वो कुछ तो होएगी ना, कोई भी सिचुएशन होएगी ना इन तीनों में से। क्योंकि जब टीटू अपनी प्लेंट लेके कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट क्या करेगा? सबसे पहले तो वो यही कर सकता है, तो ऑर्डर 7 रूल 9 प्लेंट को एडमिट कर लिया जाएगा, रिटर्न कर दिया जाएगा, जो हमने लास्ट एपिसोड में पढ़ लिया है। ऑर्डर 7 रूल 10, फिर 10A और 10B भी पढ़ लिए थे हमने। आज का हमारा टॉपिक है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, यानी कोर्ट उसको रिजेक्ट कर देगा। नाउ सी, इसको भी हम पढ़ेंगे अभी कि एडमिशन। ये तो एक आप कॉमन सेंस भी लगाओ कि अगर टीटू की प्लेंट को कोर्ट ने ना ही रिजेक्शन करा और अगर रिटर्न कर भी दिया, तो हमने पढ़ा था एक प्रॉपर कोर्ट है, प्रॉपर कोर्ट में जो प्लांटिफ है और जो डिफेंडेंट है उनको नोटिस से बता दिया जाएगा कि विच कोर्ट यू हैव टू गो, दिस इज नॉट द कॉम्पिटेंट कोर्ट टू टेक योर सूट फॉर द ट्रायल। तो ऐसे में क्या होगा कि उसकी प्लेंट एक प्रॉपर कोर्ट में चली जाएगी, वहाँ से क्या हो जाएगा? एडमिशन ऑफ प्लेंट हो जाएगा। लेकिन क्या रिजेक्शन ऑफ प्लेंट और रिटर्न ऑफ प्लेंट का जो फेट होता है वो सेम होता है? सी, एडमिशन ऑफ प्लेंट का फेट क्या होता है? व्हेन द कोर्ट एडमिट एनीथिंग, वो क्या करेगा? समन इशू कर दो। लेकिन रिटर्न हो गया तो कह रहा है दूसरे कोर्ट में चले जाओ, वो कर लेगा बाकी की प्रोसीजर। लेकिन जो हमारा रिजेक्शन ऑफ प्लेंट है ना, वो तो क्लियर कट ये बता रहा है, और कौन सा है ये? हमारा ऑर्डर 7 रूल 11। ये क्या बता रहा है? कोर्ट कह रहा है योर प्लेंट इज रिजेक्टेड, और रिजेक्ट जब कर दिया जाता है तो क्या हो जाता है? वो तो आपको वापस भगा रहा है कि इतनी कोई कमी कर दी आपने कि कोर्ट कैन नॉट एंटरटेन दैट प्लेंट, एंड फिर फर्दर जो प्रोसीडिंग है वो स्टार्ट नहीं हो पाएंगी। तो क्या कारण है, कब कोर्ट उनको रिजेक्ट करता है? ये रूल 11 हमको बता रहा है। तो सबसे पहला कारण तो होता है नो कॉज ऑफ एक्शन, ठीक है, यानी कि कोई कॉज ऑफ एक्शन उस प्लेंट को पढ़ने के बाद पता ही नहीं चल रहा कि रॉन्ग क्या कमिट हुआ है, कौन से राइट का इन्फ्रिंजमेंट हुआ है, आखिरकार ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से डिस्प्यूट है। तो पूरी प्लेंट को पढ़ने के बाद देयर आर फैक्ट्स, देयर इज डिमांड ऑफ रिलीफ, बट एज सच नो कॉज ऑफ एक्शन इज सीन। कई बार क्या होता है, कॉज ऑफ एक्शन जो है वो एक ही पैराग्राफ में आ जाता है। कई बार क्या होता है, सिचुएशन ऐसी होती है कि आपको नंबर ऑफ पैराग्राफ में आप फैक्ट्स को एक्सप्लेन करते जा रहे हैं, बट द कलेक्टिव जो रीडिंग है वो ये बता देती है प्लेंट में कि आखिरकार डिस्प्यूट है किस चीज़ का, राइट। बट जब कोई ऐसा डिस्प्यूट नज़र ही नहीं आएगा, कुछ ऐसे फैक्ट्स नज़र ही नहीं आएंगे जो ये बताएं कि इनके बेसिस पे कोर्ट को कुछ डिसाइड करना है। जब कोर्ट को कुछ डिसाइड ही नहीं करना, तो वो स्टोरी कितनी ही ब्यूटीफुल क्यों ना हो, कोर्ट उसको एंटरटेन नहीं करेगा। रीज़न अगेन, टू अवॉइड द बर्डन ऑफ द कोर्ट, अननेसेसरी सूट्स को लाओ जिनमें कोई इतनी कमी है कि उसके बेसिस पे सूट प्रोसीड नहीं कर सकता है। तो और कोर्ट अगर उसको प्रोसीड कर लेगा तो एंड रिजल्ट क्या होगा? 0। कॉज ऑफ एक्शन है ही नहीं। जब टाइम आएगा रिलीफ ग्रांट करने का तो क्या रिलीफ ग्रांट करेंगे, कौन से कोज के लिए रिलीफ ग्रांट होगा, राइट। सो वन फॉरमोस्ट रीज़न है। सेकेंड क्या है, प्लेंट जो है, क्योंकि सिविल के सूट्स जो होते हैं ना, उनमें वैल्यूएशन होती है, आप क्या चीज़ कर रहे हो। तो या तो जो प्लेंट है इज ओवर वैल्यूड, यानी जो वैल्यू है, या अंडर वैल्यूड।
कैलकुलेशन की है ना जो सूट के पर्पज से, या तो वो ओवर वैल्यूड कैलकुलेट कर दी है या जो प्लेंट है वो अंडर वैल्यूड है। ठीक है। थर्ड क्या होता है, इनसफिशिएंटली स्टैम्प्ड, यानी कोर्ट जब वो जिस स्टैम्प पेपर पे, जितने के स्टैम्प पेपर पे प्लेंट को बताना होता है, क्योंकि प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली, वैल्यू के अकॉर्डिंगली स्टैम्प लगाना होता है, यानी स्टैम्प पेपर पे लेना होता है और उस पर बताना होता है प्लेंट को, बताओ कि क्या है। इसका मतलब क्या है, या स्टैम्प आप लगाओ उस पर उतने वैल्यू की, तो जो स्टैम्प है वो कम रह गई, इनसफिशिएंट रह गई, राइट। और क्या कारण होगा, जो लो है ना, बार बाय लो है, यानी कोई जो लो है ना वो बार है। अब जैसे लॉ ऑफ लिमिटेशन है, लॉ ऑफ लिमिटेशन है, फॉर एग्जाम्पल है ये, फॉर एग्जाम्पल लॉ ऑफ लिमिटेशन, ठीक है। तो बार बाय लॉ है, रेस जुडिकेट अप्लाई हो रहा है, लॉ ऑफ लिमिटेशन अप्लाई हो रहा है, तो क्या है, कोर्ट उसको रिजेक्ट कर देगा, राइट। और हम जब ये भी देखो, कोई बात अभी मैं आपको बताऊंगी कि जब ये वाले दो होते हैं ना, उनका क्या होता है, इसका क्या होता है, इसका क्या होता है, क्योंकि देखो इफेक्ट ना इन सब के अलग अलग इफेक्ट होंगे, ऐसा नहीं है कि एक सिंगल इफेक्ट हो जाएगा और वही सभी पे लागू होगा। उसके अलावा क्या है, जो प्लेंट है ना, नॉट फाइल्ड इन डुप्लीकेट, ये हमने पहले ही पढ़ लिया था। कहाँ पढ़ लिया था, जब हमने सेक्शन 26 पढ़ा था, ऑर्डर 4 रूल 1 2 पढ़े थे, रूल 2 ऑर्डर 4 का रूल 1 2 पढ़े थे। वो क्या कह रहे थे, कोई भी जो सूट फाइल होता है ना, वो जो प्लेंट है वो डुप्लीकेट में रहती है, सपोर्टेड एज एफिडेविट, एफिडेविट होती है और फिर डुप्लीकेट रहती है। तो जब बताया है कि डुप्लीकेट में फाइल किया, तो लेकिन मान लो कोई पर्सन उसको एक सिंगल लेके चला जाए कॉपी, दूसरी ना लगाए। और जो प्लेंट है ना, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एज मैनी कॉपीज ऑफ प्लेंट एज द नंबर ऑफ डिफेंडेंट्स, राइट। क्योंकि देखो जो हम ये वाला रूल पढ़ते हैं ना कि वो डुप्लीकेट में होनी चाहिए, वो रूल तो ये कहता है कि जितनी नंबर ऑफ कॉपीज आप लगाना चाहते हो लगा लो, वो डुप्लीकेट लगा लो। लेकिन फर्दर जो क्या कह रहे हैं कि जो कॉपीज है ना, वो खाली ये नहीं आपने डुप्लीकेट लगा दिया तो आपका काम खत्म हो गया, इट इज़ नॉट सो। क्योंकि डुप्लीकेट लगाने के अलावा वो सिचुएशन है आइडियल, 1 प्लेंटिफ 1 डिफेंडेंट। लेकिन एक दूसरी सिचुएशन जो हमने पढ़ी थी, जहाँ पे ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज रहता था, वहाँ पे क्या रहता था, देर आर नंबर ऑफ डिफेंडेंट्स, लेट्स सपोज 6 डिफेंडेंट हैं, तो 6 डिफेंडेंट को कॉपी तो प्लेंट की देनी पड़ेगी ना। तो जो ये है, एज मैनी कॉपीज ऑफ प्लेंट एज द नंबर ऑफ डिफेंडेंट्स, नंबर ऑफ डिफेंडेंट्स आर देयर, इसका मतलब है 6 डिफेंडेंट हैं, तो जो एक ये डुप्लीकेट का सेट लगा है उसके अलावा एक डिफेंडेंट को तो मिल जाएगा, एक कोर्ट के पास कॉपी रहेगी, लेकिन उसके अलावा जो डिफेंडेंट बच गए उनको उतनी ही नंबर ऑफ कॉपीज देनी पड़ती है, कोर्ट में जमा करानी पड़ती है। और अगर ऐसा नहीं होगा तो कोर्ट क्या भेजेगा उनको, डिफेंडेंट्स को। डिफेंडेंट को पता कैसे चलेगा हमारे खिलाफ जो प्लेंटिफ है वो क्या क्या क्लेम करना चाह रहा है, क्या हम पे उसने वो लगा रखा है कि ये नहीं हुआ या ये हुआ या ये इसने देना था या लेना था, व्हाटएवर उसकी जो क्लेम्स हैं वो कैसे पता चलेंगे, कॉज ऑफ एक्शन कैसे पता चलेगा। अब देखो ये कितनी सिचुएशन हो गई हैं, एक तो मैंने इन दो को करा है, एक तो ये है, एक तो ये है और एक ये सिचुएशन है, क्योंकि ये तो प्लेंट की कॉपी को लेकर के है, राइट। कॉपी कम रह गई, डुप्लीकेट में नहीं दी, एक ही दे दी, या जितने डिफेंडेंट्स के नंबर थे उतनी नहीं दी। तो इन सारी सिचुएशन में क्या होता है, जैसे लेट्स इसकी करेंगे, इसमें क्या है, कोर्ट जो है ना टाइम फिक्स करेगा, या हम ये कह सकते हैं कोर्ट फिक्स द टाइम, किस चीज़ के लिए, इस मिस्टेक को रेक्टिफाई कर लो। क्योंकि अगर आपकी ओवर वैल्यूड या अंडर वैल्यूड है तो ऑटोमेटिक रिजेक्शन इज नॉट देयर, कि कोर्ट ने देखा कि इनसफिशिएंटली स्टैम्प्ड है, इवन इसमें भी
इनसफिशिएंटली स्टेप्ड है या फिर वो ओवर वैल्यूड या अंडर वैल्यूड है, तो ऑटोमेटिक रिजेक्शन इज नॉट देयर, ऑटोमेटिक रिजेक्शन नहीं होगी। होगा क्या? ऑटोमेटिक रिजेक्शन नहीं होगी तो क्या होगा? कोर्ट फिक्स ए टाइम, गिव सम टाइम टू प्लेंटिफ टू रेक्टिफाई द मिस्टेक, यानी जो इनसफिशिएंटली स्टैम्प है वो स्टैम्प आप करेक्ट करके ले आओ, ठीक है। ओवर वैल्यू या अंडर वैल्यू हो तो वैल्यूएशन करेक्ट कर दो, एंड देन कोर्ट आफ्टर द करेक्शन ऑफ वैल्यू वो ऐसे स्टार्ट हो जाएगा जैसे जहाँ से वो उन्होंने बोला था, एंड रूटीन, ठीक है। लेकिन अगर मान लो ये टाइम फिक्स कर दिया बट द स्टिल प्लांटिफ नॉट एबल टू, और इग्नोर कर दिया या जो भी हुआ प्लांटिफ ने ये ठीक नहीं करा, जो मिस्टेक उससे हो गई है, देन द जब प्लेंट है वो लायबल टू बी रिजेक्टेड हो जाएगी, कोर्ट कहेगा रिजेक्टेड, ठीक है। फिर उसके बाद है ये बार बाय लॉ एंड जो कोज ऑफ एक्शन बता रही हूँ, ये क्या है? ये तो एक स्टैटिक सिचुएशन है। अगर एक लॉ ऑफ लिमिटेशन ने कोई सूट को बार बाय टाइम कर दिया है तो इसमें कोर्ट कुछ एक्सटेंड नहीं कर सकता एक्सेप्ट सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट, जहाँ पे है कि अगर सफिशिएंट कोज है। अगर वो सफिशिएंट कोज नहीं है और सूट बार बाय लॉ है, फॉर एग्जांपल मान लो लॉ ये कहता है इस कोर्ट में सूट आएगा ही नहीं, फोरम में जाना चाहिए, तो बार बाय लॉ है, तो वहाँ पे कोई चॉइस नहीं है कोर्ट के पास कि वो ये कहे कि इसको दोबारा ठीक करो, कोज ऑफ एक्शन डेवलप करो, है ही नहीं। जब कोई या लॉ उसको अलाउ ही नहीं कर रहा है ऐसे सूट को टू बी फाइल्ड बाय द प्लेंटिफ, देन देयर इज नो, इसमें ऑटोमेटिक रिजेक्शन हो जाता है। नाउ कमिंग टू दिस टू, डुप्लीकेट में नहीं है, ये तो ऑब्वियस बात है कि प्लेंटिफ को एक मौका दिया जाएगा कि जो कॉपी आपने कम लगा रखी है ना भाई वो कॉपी लगा दो, सो दैट हम डिफेंडेंट्स को समन इशू कर पाएंगे आपकी नंबर ऑफ कॉपीज पे। एंड इफ ही डिड नॉट डू, ऐसा नहीं करा उसने कभी, या ही फॉरगेट, और अगेन द लिटिगेंट्स फॉल्ट टू नॉट टू गिव द प्रॉपर अटेंशन, उसने नहीं करा, तो क्या होगा? रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। इसमें जो हम बात कर रहे हैं ना, एक ऑटोमेटिक रिजेक्शन नहीं होगा। तो ये जो हमारा, जब क्योंकि ये जो हमारे बहुत सारे अमेंडमेंट हुए थे तो उसमें भी ये जो स्लेम एडवोकेट बार एसोसिएशन था, उन्होंने नंबर ऑफ ऑब्जेक्शन चल रहे थे, तमिलनाडु वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2003 का केस है। इसमें भी कोर्ट ने क्या कहा था? देयर इज नो ऑटोमेटिक रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, टाइम हैज टू बी गिवन बाय द कोर्ट फॉर द रेक्टिफिकेशन ऑफ द मिस्टेक कमिटेड बाय द प्लेंटिफ, ईदर दिस मिस्टेक इज दैट द स्टैम्प इज इनसफिशिएंटली इनसफिशिएंटली स्टैम्प करा गया है, या ओवर वैल्यूएशन है, अंडर वैल्यूएशन है, या फिर प्लेंटिफ ने जो कॉपीज हैं वो कम लगा दी हैं। यहाँ पे किसी भी सूरत में ऑटोमेटिक रिजेक्शन नहीं होता, टाइम इज ऑलवेज गिवन बाय द कोर्ट कि आप इसको रेक्टिफाई करो। हाँ, आफ्टर द अलॉटमेंट ऑफ टाइम एंड द प्लेंटिफ इज नॉट करेक्टिंग हिज प्लेंट रिगार्डिंग एनी ऑफ द फैक्ट, देन द प्लेंट विल लायबल टू बी रिजेक्टेड। फिर कोर्ट को ये नहीं कहा जा सकता, ठीक है। उसके अलावा जैसे एक सलेम भाई वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये केस भी 2003 का है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? क्योंकि क्वेश्चन ये राइज होता है कि जब प्लेंट आपने कोर्ट में प्रेजेंट कर दी, मतलब जमा करा दी कि लो प्लेंट लो, तो फिर उसके बाद कोर्ट क्या करेगा? इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, क्योंकि जो हमारे ट्रायल कोर्ट थे उन्होंने क्या कहा कि डिफेंडेंट जब तक रिटर्न स्टेटमेंट नहीं सबमिट करेगा द प्लेंट इज नॉट लायबल टू बी रिजेक्टेड, ऐसा कोर्ट का मानना था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो रिजेक्शन है ना वो प्लेंटिफ जो लिख रहा है ना उसके बेसिस पे हो रहा है, जो प्लेंटिफ लेके आया है प्लेंट में उसके बेसिस पे हो रहा है, ना कि व्हाट द कंटेंशंस ऑफ द डिफेंडेंट इज। डिफेंडेंट का यहाँ पे अपना आंसर बताना जस्ट नॉट नेसेसरी, नो रिक्वायरमेंट ऑफ रिटन स्टेटमेंट इज देयर। सो ऐसा बाउंड नहीं कर सकता ट्रायल कोर्ट कि पहले आप रिटन स्टेटमेंट जमा कराओ तब हम जो आपने एप्लीकेशन लगाई है रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन की ऑर्डर 7 रूल 11 के अंडर, तब हम उस पर प्रोसीड करेंगे। इसका मतलब क्या है?
जब भी डिफेंडेंट को ये लगता है या तो कोर्ट सुओ मोटो ही संज्ञान ले, उसको पता चले कि देयर इज नो कॉज ऑफ एक्शन, बट जहाँ पे डिफेंडेंट के पास कॉपी आती है और उसमें ये पता चलता है कि देयर इज नो कॉज ऑफ एक्शन, अंडर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड और मे बी कॉपीज आर नॉट देयर, एक डिफेंडेंट रह गया है, तो वो डायरेक्ट एप्लीकेशन लगा सकते हैं अंडर ऑर्डर 7 रूल 11 कि दिस प्लेंट इज लायबल टू बी रिजेक्टेड ऑन दिस ग्राउंड, नो नीड ऑफ सबमिशन ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट एट प्रायोरिटी। तो ऐसा जो डिसीजन है वो एरोनियस है अगर कोई कोर्ट बाउंड करता है तो, ठीक है। ये हमारा है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। अब आप क्वेश्चन करोगे रिजेक्शन ऑफ प्लेंट हो गया तो क्या खत्म, बस क्या बात, तो ऐसा नहीं है। आप दो चीज़ समझो इसमें रिजेक्शन ऑफ प्लेंट में कि एक तो हम सेक्शन 2 करा जिसमें डेफिनेशन है डिग्री की, वहाँ पे लिखा हुआ है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट इज डिग्री। इसका मतलब है अगर टाइम गिवन के बाद भी मिस्टेक रेक्टिफाई नहीं हुई तो जो ये क्या मान लिया जाएगा, इट इज़ डिग्री। लेकिन रूल 13 क्या कह रहा है, रूल 13 इसकी बात कर रहा है कि भाई अगर मान लो टाइम फिक्स करे पे भी नहीं करते, रिजेक्ट हो ही गई, तो रूल 13 क्या कह रहा है, प्लेंटिफ इज नॉट परक्लूडेड फ्रॉम ब्रिंगिंग द फ्रेश सूट। अगर वो मान लो या नहीं पे है, कुछ उससे मिस्टेक हो गई है एंड वो जो कोर्ट ने टाइम फिक्स किया था उस टाइम के दौरान जो प्लेंटिफ है वो नहीं रेक्टिफाई कराया और रिजेक्शन हो गई, तो रूल 13 क्या कह रहा है हमारा ऑर्डर 7 का कि जो प्लेंटिफ है ना वो ला सकता है फ्रेश सूट ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन। मान लो पुअरली ड्राफ्टेड है प्लेंट, उसमें वो नहीं इस तरीके से प्लेंट ड्राफ्ट कर दी कि उसमें कॉज ऑफ एक्शन कुछ पता ही नहीं चल पाया, राइट। तो फिर वो नए सिरे से ड्राफ्ट करेंगे ना, तो कॉज ऑफ एक्शन को बताना होगा, नए सिरे से ड्राफ्ट करेंगे, या इनमें से कोई ग्राउंड था वो उसको ठीक करके दोबारा जो अगर फ्रेश सूट फाइल करेंगे तो वो प्रक्लूड नहीं है। दो अगर एक बार नहीं किया, ड्यू टाइम है, जो लिमिटेशन पीरियड है, जो कोर्ट में आपको बोनाफाइडली आ जाना चाहिए था, और अगर डिक्री मान ली गई है, फाइनल हो गई है, देन रेस जुडिकेटा विल बी अप्लाइड, क्योंकि ये तो डिक्री है, राइट। तो ये है इम्प्लीकेशन ऑफ रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप ये आपको क्लियर हो गया। अगेन इट इज इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑल्सो, सो अगेन आई एम सेइंग एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरी, और वन मोर थिंग आई वांट टू से कि अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये सीपीसी की कहानी तो चल ही रही है, क्योंकि ये सीरीज चलेगी लंबी, आपको पता है सीपीसी काफ़ी बड़ा हमारा प्रोसीजरल लॉ है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं इसमें, और मैं ट्राई करूंगी कि सभी टॉपिक्स को सिस्टमेटिकली इंक्लूड करा जाए, ये सीरीज बीच में ना छूटे। लेकिन वन मोर थिंग, क्योंकि जैसे हरियाणा एडीए के फॉर्म निकले हुए हैं, कई जगह पे जुडिशरी के एग्ज़ाम चल रही हैं स्टेट्स के डिफरेंट में, या कोई और भी तरह के एग्ज़ाम है लीगल ऑफिसर्स के रिगार्डिंग, तो अगर आप कोई भी स्टूडेंट ये चाहता है कि मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो मैं साइमल्टेनियसली एक और सीरीज शुरू कर सकती हूँ। एंड वन मोर अनाउंसमेंट कि भाई अगर 1K होने के बाद ही मैं लाइव स्ट्रीमिंग कर सकती हूँ, तो आई होप मेरे 1K होते ही मैं लाइव क्लासेस ले सकूंगी आपकी। तो जो बहुत ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो इवन 1 गो में कंप्लीट हो सकते हैं, हमारे छोटे छोटे सब्जेक्ट हैं, उनको हम लाइव क्लासेस में करेंगे, और बड़े बड़ों को भी करेंगे, क्योंकि सी मोनोलॉग इज़ देयर, मैं बोलती रहती हूँ, लेकिन बच्चे बीच में इंटरेक्ट नहीं कर सकते हैं। दो आप कमेंट में लिख सकते हो, बट आप क्वेश्चन पुट नहीं कर सकते हो ऑन गोइंग क्लास के बीच में। So live classes are much more beneficial for you. If you all are interested, please say yes in comment or anything in the comment, then I will start. Okay dear student, so goodbye for now. Tune अपनी कहाँ रखो वीडियोस की तरफ। बाय बाय।